तो अब हमारा मेन टॉपिक है मिनरल न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, यानी प्लांट्स के अंदर हम देखेंगे कौन कौन से मिनरल्स हैं, उनकी क्या क्या इंपॉर्टेंस है और वो कहाँ कहाँ से हासिल करते हैं। एक्चुअली प्लांट्स को हमने कहा ये क्या होते हैं, ऑटोट्रॉफ होते हैं। वैसे और भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं ऑटोट्रॉफ, लेकिन जो ऑटोट्रॉफिक मोड है वो बेस्ट डिवेलप है, मोस्ट एफिशिएंट है किन के अंदर, प्लांट्स के अंदर। तो क्या कहेंगे, दे है मोस्ट एफिशिएंट, यानी सबसे मुअस्सर जो है ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वो किसके अंदर है, प्लांट्स के अंदर। मोस्ट एफिशिएंट ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोस्ट एफिशिएंट ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन किसके अंदर होगा, क्या कहेंगे हम इसे, मोस्ट एफिशिएंट ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन किसके अंदर है, प्लांट्स के अंदर। वैसे और भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो ऑटोट्रॉफिक होते हैं, लेकिन उनके अंदर इतना वो सिस्टम डेवलप नहीं होता जितना एफिशिएंट किन के अंदर होता है, प्लांट्स के अंदर। यानी अपनी खुराक को खुद तैयार कर सकते हैं। अब ये खुराक को तैयार करने के लिए फोटोसिंथेसिस के अमल के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से क्या हासिल करते हैं, कार्बन हासिल करते हैं, हाइड्रोजन हासिल करते हैं और ऑक्सीजन हासिल करते हैं। कहाँ से, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O से। यानी ये उनसे क्या हासिल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O से कार्बन भी हासिल करते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। लेकिन इनके अलावा कुछ और भी चीज़ें हैं जिनकी ज़रूरत होती है प्लांट्स को उनकी नॉर्मल ग्रोथ के लिए, तो उनको क्या कहते हैं हम, मिनरल न्यूट्रिएंट्स। क्या कहेंगे, मिनरल न्यूट्रिएंट्स। वैसे तो हमने कहा कि उनको कार्बन की ज़रूरत होती है, हाइड्रोजन की, ऑक्सीजन की, फोटोसिंथेसिस के अमल के दौरान वो हासिल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड से, पानी से, H2O से। लेकिन उनके अलावा कुछ और भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिनकी प्लांट्स को ज़रूरत होती है अपनी नॉर्मल ग्रोथ के लिए, तो उनको हम क्या कहते हैं, मिनरल न्यूट्रिएंट्स। अब न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से होते हैं, हम प्लांट्स की ज़रूरत के मुताबिक न्यूट्रिएंट्स को डिवाइड करते हैं दो ग्रुप्स के अंदर, कि कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं जिनकी ज़्यादा ज़रूरत है प्लांट्स को और कौन से ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जिनकी ज़रूरत कम है। तो हम इसको दो ग्रुप्स के अंदर डिवाइड करते हैं। पहले को हम कहते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। क्या कहेंगे, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। और सेकंड टाइप कौन सी है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। अब ये माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स नाम से ही जाहिर है, जहां भी कहीं मैक्रो का वर्ड आता है, मैक्रो इसका मतलब मीन होता है लार्ज, और जहां कहीं भी माइक्रो का वर्ड आता है, जैसे माइक्रोस्कोप है, छोटी चीज़ों को देखने के लिए इस्तेमाल होती है, तो माइक्रो मीन स्मॉल। तो यानी ऐसे न्यूट्रिएंट्स जिनकी ज़्यादा ज़रूरत होती है प्लांट्स को, यानी ज़्यादा अमाउंट में चाहिए होते हैं, ऐसे न्यूट्रिएंट्स को हम क्या कहते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो क्या कहेंगे, रिक्वायर इन, यानी रिक्वायर इन लार्ज क्वांटिटी। ऐसे न्यूट्रिएंट्स जो ज़्यादा मिकदार में चाहिए होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। और ऐसे न्यूट्रिएंट्स जिनकी प्लांट्स को कम मिकदार में ज़रूरत होती है लेकिन होते एसेंशियल हैं, ज़रूरी होते हैं, इसेंशियल होते हैं ग्रोथ के लिए, तो उनको क्या कहते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो क्या कहेंगे, रिक्वायर इन स्मॉल क्वांटिटी, यानी उनकी कम मिकदार ज़रूरत की चाहिए होती है। यह था डिफरेंस मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में। यानी न्यूट्रिएंट्स की दो टाइप्स होती हैं, ऐसे न्यूट्रिएंट्स जिनकी ज़्यादा ज़रूरत होती है प्लांट्स को, उनको हम क्या कहते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। और ऐसे न्यूट्रिएंट्स जिनकी कम ज़रूरत होती है उनको हम क्या कहते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। अब अगर हम एग्जाम्पल की बात करें मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, अब ऐसे कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं जिनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है प्लांट्स को, तो जैसे कार्बन है,
हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, उसके अलावा फास्फोरस। तो ये ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जिनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है प्लांट्स को, और जो जिनकी कम ज़रूरत होती है उसके अंदर एग्जाम्पल के अंदर हम क्या कहेंगे, जैसे आयरन है, उसके अलावा सल्फ़र है, जिंक है। तो ये ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जिनकी कम मिकदार में ज़रूरत होती है प्लांट्स को। इनको आगे हम हर एक जितने भी ये न्यूट्रिएंट्स हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, इनका हम प्लांट्स के अंदर इनका क्या क्या रोल है उसको हम डिटेल से डिस्कस करते हैं। रोल ऑफ इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स इन प्लांट लाइफ, यानी पहले हमने मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को देखा। हमने देखा कि मैक्रो कौन से होते हैं, माइक्रो कौन से होते हैं, किन की कितनी अमाउंट में पौधों को ज़रूरत होती है। उस बुनियाद पर हमने न्यूट्रिएंट्स को दो टाइप्स में डिवाइड किया था। तो अब हमने पढ़ना है उनका रोल क्या है इन द लाइफ ऑफ प्लांट्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और बाद में हम फिर देखेंगे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। इसको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो पहला है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। कौन से हैं? मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। और फिर आगे क्या है हमारा रोल इन द लाइफ ऑफ प्लांट्स, यानी पौधों की जिंदगी में उनका क्या क्या किरदार है। तो सबसे पहला जो मैक्रोन्यूट्रिएंट है वो नाम आता है फास्फोरस। अब फास्फोरस क्या किरदार अदा करता है पौधों की जिंदगी में, तो आइए देखते हैं। पहला पॉइंट है कंपोनेंट ऑफ एटीपी, यानी किसका कंपोनेंट है? एटीपी का। फास्फोरस एटीपी का कंपोनेंट है। एटीपी आप जानते हैं क्या होती है? सेल की एनर्जी करेंसी होती है एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब एटीपी सेल की एनर्जी करेंसी है, यानी सेल एनर्जी कहाँ से हासिल करता है? एटीपी से। उस एटीपी का कंपोनेंट कौन है? फास्फोरस। इसका मतलब क्या हुआ? जितना भी पौधे एनर्जी इस्तेमाल करते हैं उस एनर्जी के अंदर किसका किरदार है? फास्फोरस का। अगर फास्फोरस नहीं तो कोई एनर्जी नहीं, कोई एटीपी नहीं, और अगर एटीपी नहीं तो सेल को एनर्जी नहीं मिल रही और वो सर्वाइव नहीं कर सकता। फिर है न्यूक्लिक एसिड, उसका भी कंपोनेंट है, एंड कोएंजाइम, यानी फास्फोरस एटीपी का कंपोनेंट भी है। न्यूक्लिक एसिड, जैसे कि आप जानते हैं न्यूक्लिक एसिड के अंदर डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, डीएनए है, आरएनए है, उनका भी कौन कंपोनेंट है? फास्फोरस। फिर नेक्स्ट है कोएंजाइम। हम जानते हैं कि एंजाइम के साथ और भी कंपोनेंट्स अटैच होते हैं जिनको हम नॉन प्रोटीन पार्ट कहते हैं। कोएंजाइम, कोफैक्टर, वो भी मौजूद होते हैं। तो ये फास्फोरस कोएंजाइम का भी क्या है? इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। नेसेसरी फॉर सीड जर्मिनेशन, यानी किसके लिए जरूरी है फास्फोरस? सीड के जर्मिनेशन के लिए। हम जानते हैं कि बीज से ही क्या होता है? पौधा बनता है जब, और बीज के पौधे बनने के अमल के दौरान भी फास्फोरस का होना जरूरी है। हम जानते हैं कि हम जैसे ये फर्टिलाइजर्स वगैरह देते हैं, खादें देते हैं हम पौधों को, किस लिए? उसका खादों के अंदर भी फास्फोरस और नाइट्रोजन ही मेन होते हैं। जैसे यूरिया खाद है उसके अंदर मेन कंपोनेंट फास्फोरस मौजूद होता है। तो इसका मतलब सीड की जर्मिनेशन के लिए भी क्या है? फास्फोरस बहुत ज़रूरी है। फिर नेक्स्ट है फोटोसिंथेसिस के अंदर भी इसका बहुत किरदार है। फोटोसिंथेसिस का तो हम नाम बायो के अंदर बहुत बार ही सुनते आए हैं। तो फोटोसिंथेसिस क्या होती है? ये एक ऐसा अमल है जिसके दौरान क्या करते हैं पौधे? इन्वायरमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर हासिल करते हैं और क्या तैयार करते हैं? अपनी खुराक को तैयार करते हैं। उसके अंदर भी किसका किरदार है? फास्फोरस का। और फिर है प्रोटीन फॉर्मेशन, यानी जितने भी प्रोटीन की तैयारी की जाती है इन द लाइफ ऑफ प्लांट्स, यानी पौधों की जिंदगी के अंदर, पौधों के अंदर जितनी भी प्रोटीन सिंथेसिस की जाती है उनके अंदर भी किसका किरदार है? फास्फोरस का। तो ये था फास्फोरस मैक्रोन्यूट्रिएंट और उसका क्या पौधों की जिंदगी में क्या किरदार था। तो अब हम देखते हैं सेकंड न्यूट्रिएंट मैक्रोन्यूट्रिएंट, वो कौन सा है? पोटाशियम। पोटाशियम का क्या किरदार है इन द लाइफ ऑफ प्लांट्स? रेगुलेट्स ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, यानी क्या? ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। स्टोमेटा आप जानते हैं क्या होता है? स्टोमेटा स्मॉल पोर्स होते हैं ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स, यानी पौधों के जो पत्ते होते हैं उनके ऊपर छोटे छोटे सुराख होते हैं। उन्हीं सुराखों की मदद से क्या होना होता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेज होनी होती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की एक्सचेंज होनी होती है उन्हीं स्मॉल सुराख, उन्हीं छोटे छोटे सुराखों से। तो स्टोमेटा उसका ओपन होना और क्लोज होना उसको भी कौन रेगुलेट कर रहा है? पोटाशियम। इसका मतलब पौधों के अंदर जितनी भी ऑक्सीजन है, जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड है, उसकी अमाउंट को कौन कंट्रोल कर रहा है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली? पोटाशियम। उसके बाद है रिड्यूस वाटर लॉस फ्रॉम लीव्स, और पौधों के जो पत्ते होते हैं उनसे पानी को, यानी
जाहिर बात है, जब स्टोमेटा क्लोज होंगे तो हम जानते हैं ट्रांसपायरेशन का अमल होता है। वो भी क्या होता है, उन्हीं स्टोमेटा के जरिए ट्रांसपायरेशन का अमल होता है, यानी पौधों के पत्तों से पानी बुखारात बनकर उठता है। जब स्टोमेटा ही क्लोज होंगे तो उसका मतलब क्या होगा, इसके ये पोटाशियम पौधों के पत्तों के अंदर पानी की अमाउंट को मेंटेन करेगा। तो ये था रोल ऑफ पोटाशियम इन द लाइफ ऑफ प्लांट्स। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट, वो है सल्फर। अब सल्फर का क्या किरदार है पौधों की जिंदगी में? तो पहला है कंपोनेंट ऑफ प्रोटीन। किसका कंपोनेंट है? प्रोटीन का। हम जानते हैं प्रोटीन कितनी इंपॉर्टेंट होती है, प्रोटीन का बिल्डिंग ब्लॉक भी हम जानते हैं अमीनो एसिड होता है। अब उस यानी प्रोटीन का कंपोनेंट भी कौन हुआ? सल्फर। सल्फर है तो प्रोटीन है, अगर सल्फर नहीं तो प्रोटीन भी नहीं होगी, क्योंकि वो उसका इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। इसी तरह विटामिन का भी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है सल्फर, एंड इंजाइम का भी बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। हम जानते हैं इंजाइम भी क्या होते हैं, एक्चुअली इंजाइम भी ग्लोबुलर प्रोटीन्स ही होती हैं, जो क्या करती हैं, हमारी बॉडी में जितने भी रिएक्शंस हो रहे होते हैं उनको कैटालाइज्ड करवाते हैं। उनका भी क्या है, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है कौन? सल्फर। तो ये था सल्फर का रोल किसके अंदर? पौधों की जिंदगी के अंदर। अब जो हमारे पास फोर्थ है मैक्रोन्यूट्रिएंट, वो है कैल्शियम। अब कैल्शियम क्या किरदार अदा करता है पौधों की जिंदगी में? तो पहला है एक्टिवेट्स इंजाइम्स, यानी इंजाइम को क्या करता है? एक्टिवेट करता है। इंजाइम पहले भी जिक्र हुआ है, इंजाइम क्या है? ग्लोबुलर प्रोटीन है, कैटालाइज करवाते हैं केमिकल रिएक्शंस को। उन इंजाइम को भी यानी बजाते खुद एक्टिवेट नहीं होते, बल्कि उनको एक्टिवेट करने के लिए हम जानते हैं किसी भी नॉन प्रोटीन पार्ट की जरूरत होती है, जिसको हम कोफैक्टर कहते हैं। तो इसके कैल्शियम के किसको एक्टिवेट करता है? इंजाइम को, यानी कोफैक्टर के तौर पर कौन एक्ट कर रहा है? कैल्शियम। उसके बाद है स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ सेल वॉल। किसका? सेल वॉल का स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है कौन? कैल्शियम। अब सेल वॉल हम जानते हैं क्या होती है? आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ सेल ऑफ प्लांट, यानी प्लांट का जो सेल होता है उसकी जो सबसे बैरूनी बाउंड्री होती है उसको हम क्या कहते हैं? सेल वॉल। यानी सेल वॉल ही पौधों का जो सेल होता है उसकी शक्ल को बरकरार रखती है। तो उसका कंपोनेंट कौन है? कैल्शियम। इसका मतलब कैल्शियम पौधों के सेल वॉल के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अहम किरदार अदा करता है। और फिर इन्फ्लुएंसेस वाटर मूवमेंट इन सेल, यानी सेल के अंदर कितना पानी अंदर जाता है, कितना पानी बाहर आता है, इसका भी डिसीजन, इसका भी कंट्रोल किसके पास है? कैल्शियम के पास। यानी कैल्शियम क्या करता है? मूवमेंट ऑफ सेल, जो सेल के अंदर मूवमेंट ऑफ वाटर है उसको भी कंट्रोल करता है कौन? कैल्शियम। तो ये थे हमारे पास मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और उनका क्या क्या किरदार है पौधों की जिंदगी के अंदर। तो अब हम देखते हैं इंपॉर्टेंट माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कौन कौन से हैं और उनका क्या क्या किरदार है इन द लाइफ ऑफ प्लांट्स। तो को क्या देखते हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कौन कौन से हैं और उनका क्या किरदार है किसके अंदर? पौधों की जिंदगी के अंदर क्या किरदार है। तो सबसे पहला है आयरन। अब आयरन क्या क्या किरदार है पौधों की जिंदगी के अंदर, तो आइए देखते हैं। नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, यानी किसके लिए ज़रूरी है आयरन? फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत ज़रूरी है। फोटोसिंथेसिस का जिक्र फिर आ गया, बार बार आ रहा है। क्या होती है? ऐसा अमल है जिसके अंदर पौधे क्या करते हैं? अपनी खुराक को खुद तैयार करते हैं, यानी उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है आयरन। उसके अलावा एक्टिवेट्स मैनी इंजाइम्स, बहुत से इंजाइम्स हैं जिनको क्या करते हैं? ये आयरन एक्टिवेट करते हैं। हम जानते हैं कि इंजाइम क्या होते हैं? ऐसी प्रोटीन्स होती हैं जो भी जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं उनको कैटालाइज्ड करवाते हैं, यानी उनको फिर इंजाइम को भी कौन एक्टिवेट करता है? आयरन। तो ये था आयरन का रोल किसके अंदर? पौधों की जिंदगी के अंदर। तो अब सेकंड माइक्रोन्यूट्रिएंट है हमारे पास, वो है मोलिब्डेनम। अब मोलिब्डेनम का क्या किरदार है इन द लाइफ ऑफ प्लांट्स, तो देखते हैं। कंपोनेंट ऑफ इंजाइम, यानी ये भी क्या है? इंजाइम का कंपोनेंट है। कौन से इंजाइम? ऐसे इंजाइम डेट रेड्यूसेस नाइट्रेट्स टू अमोनिया। क्या करते हैं? नाइट्रेट को किसके अंदर रिड्यूस करते हैं? अमोनिया के अंदर। और ये एक्चुअली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो ये काम करवाते हैं, उनको हम कहते हैं, इस अमल को हम कहते हैं अमोनिफिकेशन। आप हायर क्लासेस में जब जाएंगे तो ये आप नाइट्रोजन साइकिल एक टॉपिक आएगा, उसके अंदर आप डिटेल में ये डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे। तो नाइट्रेट को अमोनिया के अंदर कन्वर्ट जो एंजाइम करवाते हैं उनका कंपोनेंट है कौन? मोलिब्डेनम। उसके अलावा इंपॉर्टेंट इन बिल्डिंग अमाइनो एसिड, यानी अमाइनो एसिड को भी बनाने के अंदर किसका किरदार है? मोलिब्डेनम का। और आप जानते हैं अमाइनो एसिड क्या होते हैं? जो खुद क्या है? बिल्डिंग ब्लॉक किसके हैं? प्रोटीन के। यानी अमाइनो एसिड होंगे तो प्रोटीन होगी और
मोलिब्डेनम होगा तो अमाइनो एसिड होगा, यानी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्रोटीन किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, मोलिब्डेनम के ऊपर। तो यह था मोलिब्डेनम का किरदार किसके अंदर, पौधों की जिंदगी के अंदर। अब थर्ड जो हमारे पास माइक्रो न्यूट्रिएंट है वो आता है बोरॉन। अब बोरॉन का क्या किरदार है पौधों की जिंदगी के अंदर, इंपॉर्टेंट इन शुगर ट्रांसपोर्ट। किसके अंदर इंपॉर्टेंट है, शुगर ट्रांसपोर्ट के अंदर। हम जानते हैं कि पौधों के अंदर शुगर कहाँ बनती है, फोटोसिंथेसिस के अमल के दौरान पौधे क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी का इस्तेमाल करके क्या तैयार करते हैं, ग्लूकोज तैयार करते हैं, जो एक्चुअली क्या होती है, शुगर होती है। अब उसको ट्रांसपोर्ट कौन करवाता है एक जगह से दूसरी जगह पे, वो है बोरॉन। उसके अलावा सेल डिवीजन, सेल डिवीजन आप ये भी पढ़ चुके हैं, सेल डिवीजन, माइटोसिस, मियोसिस, जिसके अंदर एक सेल दो में चेंज होता है, डॉटर सेल में कन्वर्ट होता है, उसके अंदर भी किसका किरदार होता है, बोरॉन का। एंड सिंथेसाइजिंग एंजाइम, और जो एंजाइम है जो केमिकल रिएक्शंस को कैटालाइज करवाते हैं, उनकी तैयारी के लिए भी बोरॉन बहुत किरदार अदा करता है। यह था माइक्रो न्यूट्रिएंट बोरॉन और उसका किरदार क्या क्या है पौधों की जिंदगी के अंदर। तो फोर्थ है हमारे पास जो माइक्रो न्यूट्रिएंट, वो है कॉपर। अब कॉपर का क्या किरदार है, कंपोनेंट ऑफ सेवरल एंजाइम। तो ये भी बहुत सारे ऐसे एंजाइम्स हैं जिनका क्या होता है, कंपोनेंट होता है। हम जानते हैं कि एंजाइम वैसे तो केमिकल रिएक्शंस को कैटालाइज करवाते हैं, लेकिन एंजाइम को खुद भी एक नॉन प्रोटीन पार्ट की ज़रूरत होती है किसी भी केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करवाने के लिए, उसको ख़त्म करवाने के लिए। तो उस हमने नॉन प्रोटीन पार्ट को हम कहते हैं कोफैक्टर। तो ये कंपोनेंट है कौन, कॉपर भी इसी तरह एक कंपोनेंट है जो कि एंजाइम के काम करने के लिए बहुत ज़रूरी है। उसके बाद है जिंक। अब जिंक का क्या रोल है, रिक्वायर्ड इन अ लार्ज नंबर ऑफ एंजाइम। तो ये भी बहुत सारे एंजाइम्स की तैयारी के अंदर किसकी ज़रूरत होती है, जिंक की। यानी जिंक है तो एंजाइम्स हैं, एंजाइम जिंक नहीं तो एंजाइम भी नहीं, एंजाइम नहीं तो केमिकल रिएक्शन कैटालाइज नहीं हो रहे, और जब रिएक्शन कैटालाइज नहीं हो रहे तो एक बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शंस हज़ारों साल लाखों साल चलते रहेंगे, लेकिन वो केमिकल रिएक्शन कभी भी इख्तिताम पजीर नहीं होंगे। उनको कौन कैटालाइज करवाएगा, एंजाइम करवाएगा, तब वो रिएक्शन क्या होंगे, अपने इख्तिताम को पहुंच सकते हैं। आगे है क्लोरीन, यानी कौन सा हमारे पास माइक्रो न्यूट्रिएंट है, क्लोरीन। अच्छा, ये जितने भी हम माइक्रो न्यूट्रिएंट का जिक्र कर रहे हैं, एक्चुअली ये पौधों को स्मॉल अमाउंट में चाहिए होते हैं। माइक्रो मतलब यानी इनकी तादाद बहुत कम चाहिए होती है, लेकिन होते ये बहुत ज़रूरी हैं। क्लोरीन इन्वॉल्व इन ओस्मोसिस ऑफ वाटर, किसके अंदर है, ओस्मोसिस ऑफ वाटर। अब ओस्मोसिस क्या होती है, हम जानते हैं कि पानी का हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करना क्या कहलाता है, ओस्मोसिस कराता है अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस। तो उसके अंदर किस चीज़ का किरदार है, क्लोरीन का। यानी क्लोरीन ही क्या करती है, पानी को हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करवाती है। और लास्ट है हमारे पास वो है निकल। माइक्रो न्यूट्रिएंट क्या है, निकल। अब निकल का क्या काम होता है, रिक्वायर्ड इन नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म, यानी किसके अंदर ज़रूरत होती है उसकी, नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म के अंदर। मेटाबॉलिज्म आप जानते हैं क्या होता है, जितने भी केमिकल रिएक्शंस किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर हो रहे होते हैं, उन तमाम को मिला के सेट को, उस सेट को क्या कहा जाता है, मेटाबॉलिज्म कहा जाता है। अब मेटाबॉलिज्म किसका, नाइट्रोजन का। जितने भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं नाइट्रोजन के हवाले से, उनको किस चीज़ की ज़रूरत होती है, निकल की। निकल होगी तो वो रिएक्शंस क्या होंगे, अपने इख्तिताम को पहुंचेंगे। तो ये थे इंपॉर्टेंट माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, जिसके अंदर हमने आयरन, मोलिब्डेनम, बोरॉन, कॉपर, जिंक, क्लोरीन, निकल को पढ़ा। हमने हर एक के रोल को 1 बाय 1 डिस्कस किया। उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी। एग्जाम में ये शॉर्ट क्वेश्चंस भी आते हैं और बहुत से इसके अंदर से MCQs भी बनाए जाते हैं।